Hello friends, welcome to our channel Saloni Verma Study Point. I hope guys you all are doing well. I am also doing well. आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आज हम करने वाले हैं 6th सेमेस्टर का हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करेंगे 1858 टू 1947। ये आपकी बुक है जिसका यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर हम पहले ही पढ़ा चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3। दोस्तों इसमें हम समाज सुधार की बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं कि 1858 से 1947 के टाइम पीरियड में भारत के अंदर क्या क्या क्रूरतियां थी, क्या क्या दिक्कतें थी और समाज सुधारकों की सहायता से किस प्रकार से उन दिक्कतों को, परेशानियों को सॉल्व किया गया, इसके बारे में समझेंगे आज हम। आप देखोगे कि इस टाइम जो टाइम पीरियड सामाजिक मुद्दे सुधार आंदोलन, महिला सुधार आंदोलन, यानी समाज के अंदर क्रूरता तो बहुत सारी थी और साथ में महिलाओं के साथ भी दिक्कत बहुत सारी थी। मन में प्रश्न आया मैम किस प्रकार की दिक्कतों का होना, ये भी जान लेते हैं। आप देखोगे 19वीं से 20वीं शताब्दी के अंदर आप देखोगे निम्न दिक्कतें हैं, जैसे कि पर्दा प्रथा का होना, यानी महिलाओं को सीमित करके रख देना, बाल विवाह का होना। इसके अलावा आप देखने वाले हो क्या कि विधवा पूर्ण विवाह को समर्थन करना, सती प्रथा का होना, कई सारी दिक्कतें थी और महिलाओं को उनके ही अधिकारों से वंचित किया गया। महिलाओं को एक सीमित दायरा दे दिया गया, उनसे उनके पढ़ने के अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया गया और महिलाओं ने अपने आप को सिर्फ घर तक ही सीमित रख लिया। परंतु कुछ समाज सुधारकों के द्वारा समाज में सुधार किया गया ताकि महिलाएं आगे बढ़ सके, समाज को और आगे बढ़ाया जा सके। दिक्कतें, परेशानियां बहुत सारी थी, परंतु उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है उसके लिए सभी लोगों को एकजुट करना बहुत ही आवश्यक था। आप देखोगे कि समाज में महिलाओं के प्रति काफी भेदभाव था, काफी अन्याय था। जो पुरुषों को कहीं ना कहीं पुरुषों का स्टार्टिंग से दबदबा था, जो समाज था पितृसत्तात्मक, हमेशा ही जो पुरुषों को बढ़ावा दिया गया, महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया गया। अब उसे हमें समाप्त करना था। आप देखोगे कि जो परंपराएं हैं जिसमें प्रमुख रूप से आप देखो क्या क्या परंपराएं हैं। बाल विवाह होता क्या है? अगर बात की जाए कम उम्र में लड़की का विवाह कर देना, इसी को बाल विवाह कहा जाता है। जब लड़की को हम बोल सकते हैं पढ़ने की एज होती है, खेलने कूदने की एज होती है, उस टाइम में उसे घर गृहस्थी में लगा देना, इसी को बाल विवाह कहा जाता है। इसके बाद देखोगे सती प्रथा क्या होता है। सती प्रथा का मतलब मान लीजिए कोई स्त्री है, अगर उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति की मृत्यु के साथ जो पति की चिता है उसके साथ उसे जबरदस्ती उसके पति की चिता के साथ जिंदा जला देना। आप समझ रहे हो, इसी को सती प्रथा कहा जाता था। विधवाओं की क्या दशा थी आप देखोगे इस टाइम पे, तो जो आप देखोगे पूर्ण विवाह की अनुमति ही नहीं थी। विधवा अगर मान लो विधवा हो जाती है तो ये उसे रीमैरिज का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था कि वो दोबारा शादी कर सके, अपने घर गृहस्थी को चला सके। इसके बाद आप देखोगे समाज में तिरस्कृत किया जाता था, उसे बहुत ही घृणा की नजर से देखा जाता था और अगर मान लीजिए कोई शुभ कार्य हो रहा है तो विधवा का आने को बहुत ही बुरा माना जाता था। है, विधवाओं का किसी शुभ कार्य में योगदान ही नहीं होता था। विधवाओं को सफेद साड़ी दी जाती थी, ये माना था कि उनकी पूरी जिंदगी समाप्त हो चुकी है। ये क्या था? ये विधवाओं की स्थिति थी, दशा थी जो कि बहुत ही दयनीय थी। आप देखोगे पर्दा प्रथा क्या होता है। महिलाओं को घर तक ही सीमित रखना एवं स्वतंत्र रूप से बाहर ना निकलने देना, यानी इसका मतलब क्या है, महिलाओं को एक सीमित दायरे के अंदर बांध देना और महिलाओं को बाहर ना जाने देना, ज्यादा अपडेट ना करने देना, खुद को शिक्षा के लिए जागरूक ना करने देना, अनएजुकेटेड ना करने देना, यही सब तो चीजें हैं। इसमें अगर महिलाएं दब के रहेंगी तो ये अच्छा रहेगा कि वो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाएंगी, समाज के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएंगी, ये चीज इसके अंतर्गत आती है। दोस्तों आप देखोगे दहेज प्रथा जो पहले भी थी जो अभी भी है। दहेज प्रथा का मतलब जब एक पिता अपनी बेटी को पाल पोष के बड़ा करता है, अपने आंख के टुकड़े को इतना बड़ा कर देता है जिससे वो एक पल दूर नहीं कर सकता है, उस टुकड़े को जब दूसरे के घर भेजा जाता है साथ में दहेज दे के भेजा जाता है। क्या उस लड़की का सौदा हो रहा है? ये दहेज प्रथा पहले भी है और अभी भी है। तो इसमें आप देखोगे कि विवाह के समय लड़की को परिवार की तरफ से बहुत ही मोटी धनराशि दी जाती है।
और पति जो आप देखोगे संपत्ति दहेज के रूप में देनी पड़ती है, ना चाह के भी लड़की तो दे ही रहे, साथ में दहेज भी देना पड़ेगा। आप देखोगे तो इससे अच्छा क्या रहेगा, अगर लड़की को शिक्षित किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा, तो इससे ये होगा कि लड़कियां आगे बढ़ पाएंगी, फिर दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस प्रथा को समाप्त कर पाएंगी। दहेज वहां तक सही नहीं है, अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो अच्छी बात है, परंतु अगर दहेज दे रहे हैं, लड़की का सौदा कर रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है ना। आप देखोगे सुधारक कौन कौन से, दोस्तों आप ना इसमें देखोगे राजा राम मोहन राय। मन में प्रश्न बार बार आएगा, मैम राजा राम मोहन राय है कौन, ये कौन सी पर्सनैलिटी है जिन्हें आप बार बार बताते हो, चैप्टर नंबर 1 में बताया, चैप्टर नंबर 2 में बताया, क्योंकि इनके द्वारा महिलाओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया, जिसके वजह से आप देखोगे कि विधवाओं को एक नया जीवन मिला, लड़कियों को शिक्षा की ओर एक मोड़ दिया गया, लड़कियों को एक नया जीवन जो है जीने का अवसर दिया गया, और विधवा पूर्ण विवाह दिया गया, यानी विड्स रीमैरिज। इसमें क्या है, विधवाओं को अपनी जिंदगी को दोबारा जीने का एक मौका देना। राजा राम मोहन राय एक जो है शिक्षाविद, पत्रकार, और आप देखोगे ये जो है पूर्ण जागरण के जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा आप देखो 1828 में इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की, और ब्रह्म समाज में यह बताया गया कि समाज में क्या क्या क्रूरतियां हैं, क्या क्या मिस्टेक है, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, क्या क्या भेदभाव है, और उन्हें कैसे समाप्त कर सकते हैं। और इन्होंने डट के आवाज उठाई महिलाओं की शिक्षा के लिए, इन्होंने डट के आवाज उठाई बाल विवाह के लिए, इन्होंने डट के आवाज उठाई विधवाओं को एक नया जीवन देने के लिए, इन्होंने डट के आवाज उठाई एक नया क्या लक्ष्य देने के लिए, ताकि लड़कियां आगे बढ़ सकें, अपने आप को एक संकुचित दायरे में ना रखें, एक सीमित दायरे में ना रखें, ताकि वो देश को आगे बढ़ा सके, वो आगे निकल सके। इसके अलावा आप देखोगे कि 1829 में जो सती प्रथा थी, जो लड़कियों को उनके पति की मृत्यु के बाद जिंदा जलाया जा रहा था, उसे समाप्त कर दिया गया इनके इस बड़े योगदान के कारण। आप देखोगे कि इसमें क्या 1829 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया और कानूनी रूप से इसे बंद कर दिया गया, परंतु कुछ जगहों को ही, परंतु बाद में फाइनली इसे समाप्त भी कर दिया गया। आप देखोगे कि इनका ही योगदान नहीं था, कई सारी महिलाओं का योगदान था। आप देखोगे ज्योतिबाई फूले जो है, इनका बहुत बड़ा योगदान था महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, और इन्होंने समाज में जो आप देखो डिस्क्रिमिनेशन था, जो लोअर कास्ट अपर कास्ट को लेके था, समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इससे भी समाप्त करने की बात की। इन्होंने ये बोला कि सिर्फ महिलाएं जो है उनके लिए आवाज नहीं उठानी, सबके लिए आवाज उठानी है, क्योंकि आप देखो निम्न जाति के साथ छुआछूत किया जाता था, उन्हें देखना, उनका छुआ हुआ पानी पीना भी बहुत ही वर्जित माना जाता था। इन सब चीजों को समाप्त करने के लिए किसी एक इंसान की जरूरत नहीं थी, इसमें सभी लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी था। आप देखोगे ज्योतिबाई फूले के बाद कौन आता है, उनकी जो धर्मपत्नी है सावित्रीबाई फूले, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। आप देखो कि जब भी कोई समाज में किसी तरीके का सुधार करता है तो उसे निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों का जो बोल सकते दायरा था, जो सोच थी, वो एक चीज को सीमित थी ना, उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना और उसे दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है। कई सारे लोगों का पार्टिसिपेट था। अब देखोगे कई सारे लोगों ने महिलाओं के अधिकारों को काफी महत्व दिया था। कुछ लोग कह रहे हैं, देखोगे कि महिला सुधारक कौन कौन थी, तो मैंने आपको बताया था सावित्रीबाई फूले के बारे में, जो कि जो है ज्योतिबाई फूले की पत्नी थी, भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्हें काफी जोर दिया था, और जो है स्कूल वगैरह भी खोला ताकि लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, और ये भारत की पहली शिक्षिका थी जो कि बच्चों को पढ़ाया करती थी। लोगों ने इनका काफी जो है, आप देखोगे कि काफी बहुत ही ज्यादा गलत व्यवहार किया था, उनपे काफी कीचड़ उछाली थी, और उस टाइम लड़कियों को पढ़ना भी वर्जित माना जाता था, ये माना था कि लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, तो ये सब चीजें थी। परंतु सावित्रीबाई फूले ने एक बार भी हार नहीं मानी, और वो अपने काम के लिए अपने लक्ष्य पे लगी रही, और फिर लड़कियों को आगे जागरूक किया।
पंडित जो है रमाबाई की बात की, पंडिता रमाबाई जो है विधवाओं के पूर्ण विवाह, महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया, ताकि जो विधवाएं हैं उन्हें एक नया जीवन दिया जा सके। ये ना समझा जाए कि उनका जीवन पूरे तरीके से समाप्त हुआ है, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। आप देखोगे राजा राम मोहन राय, मैंने आपको बताया था इनके बारे में, इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, सती प्रथा को समाप्त करने में बहुत ही बड़ा पार्टिसिपेट किया था, आप देखोगे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है विधवा पूर्ण विवाह, यानी आप देखोगे इसके अंदर क्या विडोज रीमैरिज की बात करते हैं, महिलाओं की शिक्षा को काफी बढ़ावा दिया, वुमेन एजुकेशन को काफी एम्पायर करते हैं। ज्योतिराव फूले जो है महिला और दलितों की शिक्षा के लिए काफी प्रयास करते हैं, क्योंकि आप देखोगे जो दलित थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उन्हें भी बहुत ही बेकार तरीके से देखा जाता था, उनके साथ भी बहुत ही मिसबिहेवियर किया जाता था, और वुमेन्स के साथ तो किया ही जाता था। तो इसीलिए आप देखोगे कि ज्योतिराव फूले ने बहुत ही ज्यादा आप देखोगे पार्टिसिपेट किया महिलाओं के एजुकेशन के लिए, और जो दलित है उनके आप देखोगे उन्हें भी ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए इन सब चीजों के अंतर्गत। आप देखोगे कि सिर्फ जो है ऐसे ही नहीं देखने के लिए मिलता, ये 1857 के टाइम पीरियड की बात की, जैसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं, 1857 का रेवोल्यूशन कहते हैं, तो ये तो आप देख रहे हो कब से कब के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम, 1858 से 1947 के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो इस टाइम जो है, जो एक क्रांति 1857 की क्रांति, जो अंग्रेजों को भगाने की सबसे पहली क्रांति थी, इसमें क्या था, अंग्रेजों को भारत से, फिरंगियों को भारत से खदेड़ना था, जो कि हमारे देश के अंदर ही आके हम पे ही रूल कर रहे थे और हमारे साथ ही मिसबिहेवियर कर रहे थे, और हमारे देश के अंदर फूट डालते जा रहे थे। फूट डालो राज करो की नीति के थ्रू पूरे के पूरे भारत पर शासन कर रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें भगाना बहुत ज्यादा ही जरूरी हो गया था, क्योंकि वो भारत में आए तो व्यापार के मकसद से थे, ट्रेडिंग के मकसद से थे, ट्रेड करेंगे फिर चले जाएंगे, बट भारत के रिसोर्सेज को देख के, संसाधनों को देख के वो भारत पे रहने का, रूल करने का सोचते हैं, और वो ये देखते हैं कि भारत के लोगों के अंदर क्या नहीं है, आप देखोगे यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वो आप देखोगे इसी के चक्कर में भारत पर शासन करना शुरू कर देते हैं। और आप देखोगे इनका क्या था, 1857 की क्रांति में कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये आपने बहुत अच्छे से जाना होगा, है ना। क्यों किया, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है धर्म को परिवर्तित करने के लिए नया नया रवैया भी अपनाया था। एनफील्ड राइफल के कारण 1857 की क्रांति हुई थी। इसके बाद आप देखोगे कि इसके अलावा भी ये देखोगे कि ये बोल दिया गया था कि जो राजा हैं, अगर राजा रानी का कोई पुत्र नहीं होता तो बच्चे को गोद नहीं ले सकते, दत्तता को अवैध कर दिया था। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, सिर्फ पुरुषों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, महिलाओं ने ही पार्टिसिपेट किया था। महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान था इसमें, किस प्रकार से वो भी समझते हैं इसके बारे में थोड़ा डीपली करके हम। तो आप देखोगे कि बेसिकली जो महिलाएं हैं वो अब अपने आवाज के उठाने के लिए तैयार हो चुकी हैं, और महिलाओं को शिक्षा के लिए काफी ज्यादा हक दिया जा रहा है इसके अंदर। तो आप देखो सबसे ज्यादा झांसी वाली रानी की बात करने वाले हैं। सिंहासन डगमगा उठे राजवंशों ने भिकुटी तानी थी, सिंहासन डगमगा उठे राजवंशों ने भिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई नई जवानी थी, बूढ़े भारत में आई नई जवानी थी, भूमि आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, भूमि आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगियों को करने की सबने मन में ठानी थी, दूर फिरंगियों को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के में सुने हमने कहानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसमें आप देखोगे जो झांसी वाली जगह है, यहाँ पे झांसी वाली रानी जो है रूल करती है, शासन करती है और अंग्रेजों को धूल चटाती हैं। इसमें आप देखोगे कि एक महिला का एक बहुत ही बेहतरीन जो है आप देखोगे पार्टिसिपेट दिखाया जा रहा है। इस बार महिला को क्या कमजोर नहीं दिखाया गया है, एक
झांसी वाली रानी की तरह दिखाया गया है कि उनका कितना बड़ा पार्टिसिपेट था 1857 की क्रांति में। इसके अंदर आप देखोगे कि महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। बेगम हजरता महल भी सुरक्षा करती हैं और इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। कई सारी महिलाओं ने जो है 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया। अब महिलाएं सिर्फ घरेलू कार्य तक सीमित नहीं है, अब महिलाएं सिर्फ सीमित दायरे में नहीं है, अब महिलाओं को आगे किया गया। इस टाइम पे सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। आप देखोगे विधवाओं को जो है रीमैरिज का ऑप्शन दिया गया कि अब उनका जीवन समाप्त नहीं होगा। बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। इसका मतलब आप देखो पहले स्टार्टिंग में मुट्ठी भर लोग थे, उन मुट्ठी भर लोगों ने एक काफिला बना लिया और उनकी जो आवाज थी वो धीरे धीरे जागरूक होने लगी और लोग में जागरूकता आ गई। उसके वजह से समाज की सारी कुरीतियां धीरे धीरे समाप्त होने लग गई। कब से कब तक आप देखोगे कि 1858 से 1947 के टाइम पीरियड तक, यानी 19वीं से जो 20वीं शताब्दी में इतनी सारी क्रूरतियां थी, उन सबको धीरे धीरे सुधारकों के माध्यम से समाप्त किया जा रहा था। और देखते हैं कि अंग्रेज कैसे गए, क्या क्या आंदोलन किए गए और किस तरीके के लोगों ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया। आप देखोगे असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चालू किया गया एक आंदोलन था। ये गांधी जी का ये मानना था ना कि अंग्रेज जो भारत में आए हैं ना, वो हमारे सहयोग की वजह से ही भारत में शासन कर पा रहे हैं, क्योंकि वो मुट्ठी भर है और हमारी संख्या करोड़ों में है, परंतु हम लोग अपनी एकता को नहीं समझ पा रहे हैं और अंग्रेज हमारे अंदर फूट डाल रहे हैं देश के अंदर और राज कर रहे हैं। तो गांधी जी ने बोला ये जो अंग्रेजों का काम है ना वो हम करना बंद कर देंगे। वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया। इसके अलावा आप देखोगे छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, कॉलेजों में छात्र पढ़ने जाना बंद कर देते हैं, टीचरों ने पढ़ाना बंद कर दिया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, खादी वस्त्रों को प्रोत्साहन दिया गया। वो बात अलग है कि उसके बाद जो है हम बोल सकते हैं लोगों की स्थिति थोड़ी चरमरा गई थी, उसे वापस भी ले लिया गया था, परंतु अंग्रेजों की नींव हिलाने के लिए ये काफी ज्यादा काफी था। आप देखोगे महिलाओं ने ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया, जो भी ब्रिटिश सामान है उन सब का उपयोग करने से सख्त मना कर दिया। जो विदेशी कपड़े थे उनका भी उन्होंने क्या किया, उसे भी जला के उसकी खोलिका जला दी। विदेशी वस्त्रों को लिया और विदेशी सामानों को लिया और उसे आग लगा के जला दिया। इसके बाद के खादी को प्रोत्साहन दिया। जो हमारे देश में जो लोग चरखे से जो खादी बनाते कपड़ा बनाते थे उसे लोगों ने पहनना स्टार्ट किया। आप देखोगे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में चालू किया गया था गांधी जी के द्वारा। अंग्रेजों ने हमारे ही देश में आके हमारे ही देश में हम लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। इसके अलावा एक चीज है जो सभी लोग अपने घर में उपयोग करते हैं, नमक। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ये किसी भी खाने को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, स्वाद के लिए उपयोग किया, जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी आइटम है। आप देखोगे उस पे इन्होंने क्या कानून लगा रखा था, इस पर टैक्स लगा रखा था। जो नमक है सिर्फ अंग्रेज ही बना सकते थे, तो इस कानून को तोड़ना जरूरी था। इसलिए गांधी जी के द्वारा जो गांधी जी साबरमती आश्रम से अपनी पथ यात्रा को शुरू करते हैं, गांधी जी जो है दांडी पहुंचते हैं और दांडी पहुंच के दांडी मार्च इसे कहा जाता है, एक स्थान का नाम है। यहाँ पे नमक कानून यानी आप देखोगे जो समुद्र है, समुद्र के पानी को जो है नमक में कन्वर्ट किया और अंग्रेजों के नमक कानून जो एक अधिकार था उसे समाप्त कर दिया। अंग्रेजों की पूरी नींव हिल गई। वो समझ गए कि भारतीय जो है अगर वो समझ जाए, अगर वो अपने हित पे आए तो वो अंग्रेजों को एक दिन में भगा देंगे। इसका मतलब क्या है, इस आंदोलन में महिलाओं, इसमें आप देखोगे सिर्फ पुरुषों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया। अपने घर के काम को छोड़ के वो भी गांधी जी के साथ चल पड़ी। इसके बाद नमक जो है सत्याग्रह, विदेशी सामान के बहिष्कार में भाग लिया महिलाओं ने एकदम डटकर। कमला नेहरू जो है वो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के साथ साथ जो शराब की दुकानें थी उसका भी बहिष्कार करती हैं और उसका नेतृत्व कर रही थी। आप देखोगे भारत छोड़ो, यानी भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो, आप देखोगे 1942 का ये जो है टाइम पीरियड में ये अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक मूवमेंट था, आंदोलन था। और इसके वजह से अंग्रेज समझ गए कि अब वो भारत में ज्यादा टिकने वाले
नहीं है। इसके बाद आप देखोगे इस आंदोलन महिलाओं ने जेल यात्रा में भूमि की गतिविधियां की संचालन किया, महिलाओं ने बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेट किया। और इससे जरा सोचिए दोस्तों, इससे क्या बेनिफिट हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ कि 1947 को यानी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब हमारा प्यारा देश भारत आजाद हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में महिलाओं को कई सारे अधिकार दिए जाते हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता, महिलाओं को राजनीति में मत का अधिकार दिया जाता है, जिसे हम सार्वभौमिक वैश्विक मत अधिकार कहते हैं। महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया जाता है, महिलाओं को सरकारी नौकरी में अधिकार दिया जाता है, महिलाओं की राय को देश के किसी भी कार्य को शामिल करने के लिए, लागू करने के लिए लिया जाता है। तो यही सब चीजें थी जिसके वजह से महिलाओं को समाज में एक सम्मान दिया गया, एक अधिकार दिया गया। और दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। प्लीज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सके और मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मैं सिर्फ आपसे एक लाइक और एक सब्सक्राइब और ज्यादा से लोगों को शेयर करना मांगती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं मांगती हूँ। तो प्लीज दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से लोगों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।